चलिए, इतिहास और संविधान के विकास में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बहुत ही बेहतरी से ये पढ़ाया कि आज़ादी के बाद भारत के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थीं। उन चुनौतियों में हमने पहले आपको एक लेक्चर के तहत बिगनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हमने आपको पढ़ाया। उसमें हमने आपको एक ओवरव्यू दिया कि आने वाले दिनों में हम इन 5 मुद्दों पे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और उस दिन के उस लेक्चर में भी हमने काफ़ी चीज़ें डिटेल में क्लियर कर दी थी। फिर हम आगे बढ़े और हमने, चाहे वो रिफ्यूजी क्राइसिस का इशू था जो उस समय में उत्पन्न हुआ था देश के पार्टीजन की वजह से, चाहे फिर वो इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स था, हमने उसे कंटेम्प्रेरी सेंस में कवर किया, उसे पास्ट से प्रेजेंट तक जोड़ा। फिर हम आगे बढ़े, हमने नेहरूवियन स्टेट के बारे में पढ़ाया आपको, चाहे फिर वो इकोनॉमिक पॉलिसी के फ्रंट पर बात हो, उसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, और चाहे फिर वो फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो, हमने उसकी डिटेल में डिस्कशन की। फिर हमने उसको एलेबोरेट किया और हमने उसे सेपरेट सेशन में कवर किया, और वो सेशन रखा हमने, पहला सेशन हमने रखा प्लानिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, देन प्लानिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, और आज हम आगे बढ़ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के साथ। फॉरेन पॉलिसी हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे, इसमें हम हर फेज़ को कवर करेंगे। इसको हम कोशिश करेंगे कि 3 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करें। सबसे पहले 1947 से 1962 तक फेस ऑफ ये जो फेज़ रहेगा, ये फेज़ आइडियल पॉलिसी का फेज़ रहेगा, तो आइडियलिज़म का फेज़ होगा। 1962 से 1991 तक ये सेल्फ हेल्प के फेज़ के तौर पर हम देखेंगे, और 1991 से अभी टिल डेट की अगर हम बात करें तो इसको हम रियलिज़म के फेज़ के तौर पर ऑब्ज़र्व करेंगे। आइडियलिज़म से रियलिज़म तक की जर्नी होगी, उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। हमारे पहले के नेहरूवियन स्टेट के लेक्चर में जब हमने फॉरेन पॉलिसी पढ़ाई थी, तब हमने आपको उसमें इंडो चाइना वॉर 1962 और इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 एंड 1971, इन 3 वॉर के कॉन्टेक्स्ट में उस समय की इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स और यूएसएसआर के, चाइना के और यूएसए के इंडिया के साथ रिलेशंस, हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से उस लेक्चर में पहले ही डिस्कशन की थी। आज हम फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज का भी लेक्चर रहेगा, कल भी आएगा, फिर उसके आगे भी सक्सेसिवली इस पे पार्ट्स आएंगे। हो सकता है 1, 2, 3, 4 या 5 या उससे भी ज़्यादा पार्ट बने। बहुत कुछ इसमें हम कवर कर लेंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, 5 पिलर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, इंडो चाइना डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और अदर कंट्रीज़ के साथ भी संबंध, हर चीज़ हम आपको अच्छे से गहराई से समझाएंगे। आप इसके बाद किसी भी तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे हर लेक्चर का पर्पज़ ये रहता है कि आपको इनेबल किया जाए, तो इनेबलिंग होते हैं लेक्चर, इनेबलिंग ही होने चाहिए। तैयारी का पर्पज़ ये है कि आपको इनेबल किया जाए कि आप चीज़ों को समझें। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब हमने बात फॉरेन पॉलिसी की है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मुझे ये भी स्थापित करना ज़रूरी है कि भाई विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी पढ़ क्यों रहे हैं हम। फॉरेन पॉलिसी कहीं पर फॉरेन रिलेशंस भी लिखा रहेगा, फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी भी कहते हैं, अलग अलग नामों से आप इसे जान सकते हैं। तो सबसे बुनियादी जो सवाल बनता है वो ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या होती है ये फॉरेन पॉलिसी, हमें क्यों ये बनानी ही पड़ती है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके बारे में एक सिंपल टर्म तो ये है कि आपके किस तरह के रिलेशंस हो इंटरनेशनली, आपके अपने नेबर्स कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हों, आपके अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हों, ये फॉरेन पॉलिसी इसको तय करती है। ये आपके एक्सटर्नल रिलेशंस को डिसाइड करती है, और ये ऑलवेज़ पॉजिटिव होती है, इन कैरेक्टर में नेगेटिव नहीं होती। सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि आपके रिलेशन किसी कंट्री के साथ नेगेटिव हो जाते हैं, और फॉरेन पॉलिसी ऑलवेज़ पॉजिटिव रहती है, ऐसा कहा जाता है। इसके लिए फिर कई तर्क दिए जाते हैं, कई एस्पेक्ट हैं फॉरेन पॉलिसी के। मैं आपके सामने बहुत ही प्रैक्टिकली स्थापित करूंगा कि हमें क्यों चाहिए फॉरेन पॉलिसी। इसी से आप समझ पाएंगे कि उस समय में जवाहरलाल नेहरू ने जो निर्णय लिए वो निर्णय क्यों महत्वपूर्ण थे, फिर बाद में इंदिरा गांधी के समय में उनमें क्या परिवर्तन आए, 1962 से 1991 की जो पॉलिसी रही, और फिर पी.वी. नरसिम्हा राव 1991
में जब परिवर्तन लाते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद, उसमें क्या परिवर्तन रहे और आज हम जो फॉलो कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इंडिया की होनी चाहिए तो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ से, डेवलपमेंट से। तो सोचिए आपके विदेश संबंध, आपकी विदेश नीति से आपके भारत की आंतरिक विकास जुड़ा हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, बात करें विश्व स्तर पर, बात करें हर जगह पर, अगर एक चीज़ की डिस्कशन करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस दो चीज़ों की तलाश में इंसान घूमता रहता है, मुल्क भी इसी की तलाश में घूमते रहते हैं, पूरा विश्व यही चाहता है, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए एंड पीस भी चाहिए। और फॉरेन पॉलिसी का जो गोल रहता है वो भी यही रहता है कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव हो, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इस्टेब्लिश हो। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, शांति बहाल होनी चाहिए, समृद्धि आनी चाहिए, सभी की ग्रोथ होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब जब सभी की ग्रोथ होनी चाहिए, सभी की प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो इसका फिर एक सवाल उठता है कि भाई फॉरेन पॉलिसी में क्या नेशनल इंटरेस्ट से भी पैरामाउंट कुछ और है, क्या ग्लोबल इंटरेस्ट ज़्यादा पैरामाउंट है एज़ कम्पेयर टू नेशनल इंटरेस्ट। तो फॉरेन पॉलिसी में नेशनल इंटरेस्ट ही पैरामाउंट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट ही ऑलवेज पैरामाउंट होते हैं। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की पैरामाउंटसी और उसकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट कितने का अलाइन कर रहे हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ। इस लाइन को मैं अभी जस्टिफाई कर दूंगा। देखिए इंडिया का उदाहरण लेते हैं, सपोज़ कीजिए इंडिया, और मैं आपके सामने केस स्टडी रखता हूँ उस दौर की जब भारत आज़ाद हुआ 1947। तो मान लीजिए 26 जनवरी 1950 के बाद से हम शुरुआत करते हैं, जब इंडिया रिपब्लिक हो गया, तो 26 जनवरी 1950 देश में संविधान लागू हो गया और रिपब्लिक बन चुका, इंडियन रिपब्लिक। अब इस दौरान होता क्या है, एक चीज़ आप अक्सर देखते रहते हैं कि उस समय में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इसका जो मेन आधार रहा वो पंचशील सिद्धांत रहे। तो पंचशील भी आप देखेंगे, आप कई बार जब इंडो चाइना रिलेशंस पढ़ते भी हैं तो उसमें आप देखते हैं कि 1954 में इंडिया के अग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ, और वो यही है द पंचशील अग्रीमेंट। तो पंचशील अग्रीमेंट स्पेशली इंडिया का चाइना के साथ ही नहीं हुआ था, इंडिया की सिद्धांत नीति जो है इस पर आधारित थी, पंचशील सिद्धांतों पर। तो इसलिए पंचशील महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पंचशील अपने आप में अगर मैं देखूं तो क्या है, इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले पंचशील में क्या आ जाता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ जाती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट किस चीज़ की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, सॉवरेनिटी की। आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की और सॉवरेनिटी की। सेकंड, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, अग्रेशन नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का। थर्ड, नॉन इंटरफेरेंस, किसी भी तरह का किसी के भी इंटरनल मैटर में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। चौथा, इक्वलिटी, और यहाँ पर भी एक म्यूचुअल है, वो है म्यूचुअल बेनिफिट। और पांचवा म्यूचुअल, यहाँ पर भी एक और म्यूचुअल आ गया, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। तो कितने म्यूचुअल है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स ईच अदर, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इनटू ईच अदर्स इंटरनल पॉलिसी डिसीजन मेकिंग और इंटरनल स्टेट ऑफ अफेयर, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। तो ये पंचशील सिद्धांत लेकर के भारत उस समय में चला। उस समय में इसे बार बार अगर ध्यान से देखें तो इसे नेहरू रिटोरिक से भी जोड़ करके देखा जाता है कि ये नेहरू के ही मेन एस्पेक्ट थे, वो इसी का आलाप जापते रहते थे, ऐसा कहा जाता है। जब रब किया जा सकता है तो इसे काटने की ज़रूरत है यार।
तो ये नेहरूवियन है पंचशील सिद्धांत। अब इनका रिलेशन नेशनल इंटरेस्ट से कैसे है, इसको जोड़ करके अपन देखते हैं, तब ये समझ आएगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फॉरेन पॉलिसी आपके नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पंचशील सिद्धांतों में पहली बात है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। एक दूसरे की टेरिटरी की जो इंटीग्रिटी है और एक दूसरे की जो सोवरेनिटी है उसके प्रति एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखी जाएगी। और उसी के साथ एक बात लिखी गई है कि नॉन अग्रेशन। अब अगर मान लीजिए कि मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के तौर पर इन दो बिंदुओं को पूरे विश्व भर में रखता हूँ कि मैं ये रखने जा रहा हूँ, और आप भी देखिए अगर इन बातों में आपको दम लगता है तो आप इसकी पालना करिए, तो इसका मुझे किस तरह से लाभ होता है। वो ये होता है कि इंडिया 1947 में, अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया उस समय एक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के फेज से उभरा था। तो एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो बहुत ज़बरदस्त थी इंडिया में, और ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कोई छोटा मोटा इशू नहीं है कि भाई इसको इग्नोर करके चले अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आर्थिक तौर पर हम पिछड़े हुए थे, इंडस्ट्री थी नहीं हमारे पास, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। एग्रीकल्चर में कई तरह के रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी, जैसे कि ज़मींदारी यानी कि इंटरमीडियरीज़ का एबोलिशन करना, टेनेंसीज़ का रिफॉर्म करना और सीलिंग्स लगाना, लैंड कंसोलिडेशन करना। तो ऐसे तो बहुत से कार्य करने वाले पड़े थे। पे हैवी इंडस्ट्री थी ही नहीं देश के अंदर, हैवी इंडस्ट्री लगानी बाकी थी। मार्केट साइज़ इंडिया का बहुत छोटा था, कंज्यूमर डिमांड नहीं थी क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं थी। कारण ये था कि कंट्री एग्रेरियन थी और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत ही रेम्पेंट डिस्ट्रेस था। ऐसे में ये चीज़ें नहीं होती तो देश विकास नहीं कर सकता था, और देश को उस समय में चलाने के लिए अच्छे खासे रेवेन्यू की जो ज़रूरत भी थी। देश अभी अभी बंटवारे से उभरा भी था, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो थी, इस पर कोई किसी तरह का संशय नहीं है। सभी इस बात को मानते हैं कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस उस समय में थी। अब मुद्दा ये आ जाता है कि इसका किस तरह से रिलेशन है फॉरेन पॉलिसी के साथ। अब हमने ये कहा कि ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी और नॉन अग्रेशन करना है, तो इससे क्या होगा, इसका सीधा बेनिफिट क्या होगा। इसका सीधा बेनिफिट ये होगा कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के प्रति, अगर मैं इंडिया की ही बात कर लूँ और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की ही बात कर लूँ, मैं चाइना का ही उदाहरण लेकर के यहाँ पर चलता हूँ। क्या हुआ रियलिटी में, क्या नहीं हुआ, वो तो बात हम करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस उद्देश्य से लाया गया उसे समझना पहले ज़रूरी है। फिर रियलिटी में क्या हुआ, चाइना ने अग्रेशन किया, उत्तराखंड के चमोली के बाड़ाहट्टी में 1954 से ही अग्रेशन चल रहा है, वो सब मैं डिटेल में बता दूंगा, आपको पता हो जाना चाहिए। 1200 लेक्चर हमारे आ गए हैं कि एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद ही मैं लेक्चर लेके आता हूँ। मुद्दा यहाँ पर ये समझाना है कि फॉरेन पॉलिसी में ये कंसेप्ट डाले क्यों थे। तो डाले इसलिए हैं कि अब इंडिया चाइना है, अब ऐसे में अगर इंडिया इन चीज़ों को उस समय में प्रमोट करता है तो उसका सीधा सीधा ये होगा कि किसी तरह की मिलिट्री एस्केलेशन से बचेंगे दोनों मुल्क। अगर तो वो इसको मानते, चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे के प्रति इन सिद्धांतों की पालना करते हुए चलेंगे, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस का फॉर्मूला फॉलो करेंगे कि एक दूसरे के साथ सहभागी बनकर के रह सकते हैं, तो मिलिट्री एस्केलेशन से बचेंगे, एग्रेशन से बचेंगे। तो इंडिया को इस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के स्टेट में भी जो एक परसेप्टेबल एक्सटर्नल थ्रेट रह सकता था, एक्सटर्नल अग्रेशन का थ्रेट बना रहता, वो एक्सटर्नल एग्रेशन का थ्रेट इंडिया पे नहीं बनेगा अगर ये प्रॉपर मान लिए जाएंगे। और इस एक्सटर्नल अग्रेशन के थ्रेट के ना होने की वजह से इंडिया के पास जो बहुत ही स्कार्स रिसोर्सेज हैं, इंडिया उन स्कार्स रिसोर्सेज को इस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को करेक्ट करने में लगा सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेट में जाने के लिए। और इंडिया अपने उन स्कार्स रिसोर्सेज को
नहीं लगाएगा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए। तो जब अपन के पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं और एक तरफ कंसिडरेशन ये है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हमें टॉयलिंग मासेस को, टीमिंग मिलियंस को पॉवर्टी से, हंगर से, माल न्यूट्रिशन से बाहर लेकर के आना है, हमें इंडिया में एक बुनियाद रखनी है आने वाले समय में अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने की, एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी में लेकर के जाना है, तो उसके लिए वी हैव रिसोर्सेज एंड द रिसोर्सेज आर स्कार्स। बीइंग अ नेसेंट स्टेट, अभी जन्म हुआ है, इन्फेंट कैटेगरी में आते हैं, नवजात हैं, बच्चे हैं, ऐसे में स्कार्स रिसोर्सेज को अगर अपन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का इलाज करने में लगा पाते, डेवलपमेंट की ओर लगा पाते, और हमें उसे उस लेवल के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, डिफेंस एक्विजिशंस में ना लगाना पड़ता, उस समय में मिलिट्री रिक्रूटमेंट्स या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट, वेपन्स की परचेज़ में, जिनको हम डिफेंस एक्विजिशंस कह देते हैं, उसमें ना लगाना पड़ता, तो हम इस तरफ लगा सकते थे, जो कि नेहरू का विजन मानता था। नेहरू मानते थे कि इस दिशा में पैसा लगना ज़रूरी है, विकास होना पहले ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी था, इस बात को समझो। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जब पढ़ते हो, इनमें इतिहास बहुत बड़ा चीज़ है। आज क्या होता है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने तो लग जाते हैं, किस कंट्री के साथ कौन सा पैक्ट हुआ है, किसके साथ कौन सी डील हुई है। ठीक है, गोरख धंधा चल रहा है कि प्रीलिम्स के नाम पर कुछ भी बिक रहा है, कि ये प्रीलिम्स का अलग है, मेंस का अलग है। फिर सी सेट में क्या है, वो कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से आते हैं। सो स्टडी इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वो प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं है, वो खुली पढ़ाई करनी होती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इतिहास को समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, यदि आप प्रेजेंट सेंस में आज हो रही किसी भी चीज़ों को पूरी तरह से पकड़ में लाना चाहते हो। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हो कि एक सब्सिडरी क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछा और आप ख़त्म हो गए, जो आप अपना आलाप जाप रहे थे, जो आप अपना जेब में डाल के लाए थे, 5 मिनट बोला, 7 मिनट बोला, उसके बाद अब एक सब्सिडरी क्वेश्चन उधर से आया ओरिजिनल, उसी कंटेंट में से, वो आप ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, विजडम आनी चाहिए। कंटेंट जो है वो पेरेनियल होता है, अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर है, फेनोमेना क्लियर है, आप चीज़ों को जोड़ना जानते हैं और आपको फिर इतिहास क्लियर है। अब भारत की बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इंडिया ने अपने लिए डेमोक्रेसी अपनाई थी। डेमोक्रेसी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब डेमोक्रेसी के माध्यम से मुद्दा ये है कि जो लोग रूलिंग हैं, जिनके पास पावर है, उन्होंने खुद को लेजिटिमेट करा रखा है विद देयर लेजिटिमेट। वाई इलेक्शंस हो रखे हैं और इलेक्शंस के माध्यम से वे लेजिटिमेट हो रखे हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है पीपल, जनता ने। क्यों पार्टिसिपेट किया लोगों ने इलेक्शन में? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो लोग अब इस लेजिटिमेट गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे, वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे होंगे, वो हमारे लिए काम करेंगे। और ये क्यों होगा? क्योंकि अब तो लोकतंत्र है, हमारा ही तंत्र है, हम लोग वोट डाल रहे हैं। तो इस लोकतंत्र से क्या मिलेगा, जनता को क्या मिलेगा? जनता ने राजतंत्र बदला, लोकतंत्र क्यों लाया? कि जनता ने ये देखा था कि हमारी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ग्रोथ होगी, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ग्रोथ होगी हमारी। जनता ने ये माना था कि लोकतंत्र होगा तो ये होगा। अब जब लोकतंत्र होगा और ये होगा, हमने ऐसा माना हो, तो ये कैसे हो सकता है? सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं? पॉलिटिकल ग्रोथ अगर देश की होनी है, उसके लिए हमें एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम देना होता है। स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम अपन कैसे दे पाएंगे? अगर जो पॉलिटिकल सिस्टम मस्ट बी स्टेबल। स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हो पाएगा? वो तब हो पाएगा जब वो जो सरकारें हैं, वो जो सत्ता है, वो लोगों की एस्पिरेशंस पे खरा उतर रहे हों। जो लोगों की लेजिटिमेट एस्पिरेशंस हैं, उन पे खरा उतर रहे हों। और हर चीज़ के कोर में है इकोनॉमिक। यदि लोगों के पास जॉब होगी, लोगों को प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगी,
तो फिर अल्टीमेटली लोगों की आस्था बंधी रहेगी उस सरकार के साथ, उस सरकार को चुनने वाले उस सिस्टम के साथ, उस संविधान के साथ, उस देश के उस स्टेट के साथ। नेशन में, स्टेट में, गवर्नमेंट में आस्था आएगी लोगों की, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में अब क्या हो, यदि आप इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की स्टेज में हैं पेरेनियली, आप इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की स्टेट में हैं पेरेनियली, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बट यू आर कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस, तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस आर ऑलवेज देयर। बहुत अच्छे इक्विपमेंट लेते चले जा रहे हैं, सेना की तादाद बढ़ती चली जा रही है, सब कुछ आप उस मामले में बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो फिर इसके क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकल कर के आएगा? इसका नतीजा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में नज़र आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसे भी हम केस स्टडी की तरह ले रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैसे नज़र आ जाएगा? डिफेंस, यहाँ पर मिलिट्री की बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली। मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, वेरी स्ट्रांग, और जो वहाँ पर सरकारें आएंगी, सत्ता आएगी, वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को टारगेट करने में विफल है, डेवलपमेंट नहीं दे पा रही, तो वो सही मायने में लोगों को प्रोस्पेरिटी नहीं दे पा रही, लोगों की एस्पिरेशन पे वो सरकार खरी नहीं उतर पा रही। ऐसे में उस सरकार के पास क्या बचेगा? खुद की गवर्नमेंट को लेजिटिमेट कराने के लिए, खुद को चुनवा करके सत्ता में आने के लिए वो नेशनलिज्म के इशू को भुनाना चाहेगी, लोगों में एक राष्ट्रवाद सा पैदा करना चाहेगी, और नेशनलिज्म के लिए उसे किसी मुद्दे को प्रमुख रखना है। राष्ट्रवाद लोगों में फूंका जा सके कि लोग चाहे थोड़े भूखे भी हों, चाहे थोड़े बेरोजगार भी हों, लेकिन फिर भी जब बात राष्ट्र की अस्मिता की आएगी, उसे बचाने की आएगी, तो लोग हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे, तो फिर राष्ट्रवाद का जिक्र बड़ा प्रमुख हो जाएगा। और ऐसे में हमेशा पाकिस्तान में एक मुद्दा बड़ा प्रबल रहा, इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन। उसके पीछे की कहानी मैं बता दूंगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की सारी समस्याओं की जड़ बंटवारा है, तो इंडिया एक मुद्दा रहेगा। तो इंडिया के अगेंस्ट जो हेट है, जो हेट्रेड है, उसे बढ़ाया जाएगा लोगों के बीच में, पाकिस्तान की आवाम में उसे बढ़ाया जाएगा, उससे एक राष्ट्रवाद सा पैदा किया जाएगा, और उसके माध्यम से सरकारें वहाँ चुन करके आएंगी। जो भी एक पार्टी है वो खुद की सरकार बनाएगी, विधि सम्मत करेगी, खुद को लेजिटिमेट करेगी। लेकिन यहाँ पर अब उसने अपने लिए एक समस्या पैदा कर ली है। समस्या ये पैदा कर ली है कि वो पार्टी ये नहीं जान पा रही है कि वो गवर्नमेंट की फॉर्म में तभी आई है क्योंकि लोगों में वो राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद आपने जगाया था अपने पड़ोसी या किसी भी मुल्क, जिस मुल्क से लोगों की भावनाएं किसी न किसी लेवल पे जुड़ी हुई हैं, उसके भीतर रोष पैदा किया आपने जनता के बीच में उस मुल्क के खिलाफ, और आपने उनको प्रमाणित किया कि भाई आप अपने मुल्क को उस मुल्क से बेहतर बना लेंगे, और वो मुल्क, जिस मुल्क से आपने एनिमिसिटी दिखाई अपने लोगों के अंदर कि वो मुल्क आपको कभी दबा नहीं सकता, ख़राब नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को आपने अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है नेशन, और नेशन की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए नेचुरली आपने लोगों के सामने रखा है नेशन का एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन, और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन, टेरिटरी, नेशन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट जो करती है बहुत ही बाखूबी एक चीज़, वो रहती है डिफेंस। तो डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लोगों के लिए एक पॉइंट पर डिफेंस यानी कि मिलिट्री और नेशन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एट पार हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वो बराबर ही आ जाते हैं, वो उसे एक ही मानने लग जाते हैं। और ऐसे में फिर क्या होता है कि जो लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वो जब राष्ट्रवाद के मुद्दे से चुनाव जीता जा सकता है, भूखे को सुलाया नहीं जा सकता, एटलीस्ट आपको जॉब देनी है एक लेवल पर, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, उद्योग धंधे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, स्कूल कॉलेज, इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप नहीं कर पाते, लोगों में रोष आता है, लोगों में आक्रोश आता है, ये एक चीज़, वो आपकी सरकारों के, आपकी सत्ता के खिलाफ होते हैं। और ऐसे में जब वो आपकी सरकार के, आपकी सत्ता के खिलाफ होते हैं, तब एक तरीका ये भी अपनाया जाता है ऐसे नेताओं के द्वारा कि तब फिर से अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए
किसी ना किसी मुल्क के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट क्रिएट शुरू कर देते हैं ताकि लोगों को फिर अपने साथ रैली किया जा सके एक तरह की पेट्रियोटिज्म के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर। लेकिन इस सारे प्रकरण के दौरान हो ये जाता है कि जब जनता का आक्रोश उस सरकार को अपने खिलाफ लगता है, सरकार सप्रेशन रिप्रेशन की पॉलिसी फॉलो करती है, इसमें सरकार का सहारा बनती है वहीं की फोर्सेस, वही डिफेंस जिसको सरकार ने ही खड़ा किया था अपने पड़ोसी मुल्क को नीचा दिखाने के लिए, अपने देश में वोटें अपने हक में जुटाने के लिए। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी उस देश की सरकार ने इस तरह की बनाई ही नहीं कि वो नॉन अग्रेशन और पीसफुल को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी को फॉलो कर सके। पहले दिन से ही पॉलिसी इस तरह की बनाई है जिसमें अग्रेशन बहुत सेंट्रल है। तो ऐसे में यही सरकारें फिर अपने ही लोगों के रोष को रोकने के लिए उसी ही डिफेंस, उसी फोर्सेस का यूज़ लेते हैं। रिप्रेशन भी होता है, सप्रेशन का दौर चलता है, तो फोर्सेस जो हैं धीरे धीरे लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट उनके हाथ की पपेट बन जाती है। क्योंकि फिर ऐसे में जब मुल्क कमज़ोर दिखता है, तब अगर कोई पड़ोसी मुल्क उस मुल्क पे आक्रमण करना चाहे या कोई विदेशी पावर उस देश की सरकार को अपने पॉइंट्स, अपने ऑर्डर्स डिक्टेट करने लगे, तब लोगों के मन में यह भावना आ जाती है कि ये सरकार इस समय में नाकामयाब है देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए, इंटीग्रिटी और डिग्निटी को, सॉवरेनिटी को बचाने के लिए। ऐसे में जो फोर्स है, जो सेना है, उस पर आस्था रखना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस गवर्नमेंट, बिकॉज स्टेबिलिटी को बहाल करने में डिफेंस यानी कि सेना ज़्यादा कामयाब है इस समय इस सरकार से। एनर्की को दूर करने में, अराजकता को दूर करने में सेना ज़्यादा कामयाब है इस सरकार से। और फिर वहाँ पर सेनाएं जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों के तख्ते पलट कर देती हैं और देश को अपने कंट्रोल में लेती हैं। और ऐसा कई बार पड़ोसी मुल्क में हो चुका है, लगभग 4 बार, और अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के बहुत से मुल्कों में हो चुका है जो डीकोलोनाइजेशन के फेज़ में आज़ाद हुए थे। तो ये मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया कि ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपने जब आज़ादी के बाद एक कंसेप्ट डेमोक्रेसी का चुना, डेमोक्रेसी से फिर बहुत सारी एस्पिरेशंस का जन्म होता है, और वो एस्पिरेशंस मैंने आपके सामने लिखी, इनका फुलफ़िल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ स्टेट का कैरेक्टर बदल जाता है। स्टेट एक वेलफेयर स्टेट से बाहर आ जाता है और वो एक पुलिस स्टेट यानी कि यहाँ पर मिलिट्री स्टेट में कन्वर्ट हो गया। सेना ने तख्ता पलट कर लिया, और फिर जब सेना ने तख्ता पलट कर लिया तो वहाँ पर उस लोकतंत्र की, अल्टीमेटली उसी लोकतंत्र की और उस कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो गई। और फिर समय बीतने के बाद वही सेना के जनरल उसी लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से खुद को फिर लेजिटिमेट कराते हैं, बंदूक के दम पर, पूरी तरह से बंदूक के दम पर, और इलेक्शन प्रैक्टिसेस को माल प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट करके चुनाव लड़वाए जाते हैं और फिर खुद ही राष्ट्रपति बन करके बैठ जाते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे पाकिस्तान में जो जनरल रहे हैं जिन्होंने तख्ते पलट किए हैं, बाद में राष्ट्रपति चुनाव लड़ के राष्ट्रपति बन करके विधि सम्मत तरीके से उन्होंने शासन किया है। लेकिन वो सब जानते हैं कि चुनाव किस तरह से हुए, किस प्रक्रिया के तहत हुए। तो मुद्दे की बात यही हो जाती है, ऑल इन ऑल लोकतंत्र का हनन हो जाता है, लोगों की आवाज़ें दब जाती हैं, एस्पिरेशंस दब जाती हैं। और ऐसा मुल्क नहीं चाहा होता किसी ने जब उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ या किसी भी अदर फॉरेन पावर के ख़िलाफ़, जो फॉरेन पावर उनकी कंट्री को कंट्रोल कर रही थी। तो ऐसा मुल्क तो किसी ने नहीं चाहा था, लेकिन ऐसा मुल्क हो गया। होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारी विदेश नीति में कमियां। तो मुद्दे की बात यह है कि विदेश नीति बहुत बड़ा आधार है कि आपकी कंट्री में आपकी जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो किस तरह के हैं और आप उन्हें किस लेवल पे सर्व करना चाहते हैं। ऐसे में विदेश नीति का एक बड़ा रोल होता है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट लेकर के चलते हैं। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो 1950 का इंडिया
1950 का इंडिया और उसी समय 1950 का यूएसए, मिलिट्री वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, इकोनॉमी वाइज तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, ये तो जग जाहिर है। ऐसे में अगर मैं यहाँ पर ये मानूँ कि एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, पावरफुल है कंट्री, उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसे बिग कंट्री मान लेते हैं, और इंडिया को अगर मैं उस समय में स्मॉल पावर के कॉन्टेक्स्ट में मानूँ, तो अब एक बिग एंड स्मॉल दो कंट्रीज एग्जिस्ट कर रही हैं ग्लोब के ऊपर। ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपका इंटरनल नेशनल इंटरेस्ट ये है कि आप पीसफुली एग्जिस्ट कर सके उस ग्लोब पे, और किसी तरह की कोई बिग कंट्री का अग्रेशन या फिर कंट्रोल आप तक एक्सटेंड ना हो। उसके लिए आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या कह रही है? आपकी फॉरेन पॉलिसी कह रही है म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, आपकी फॉरेन पॉलिसी कह रही है इक्वलिटी, आपकी फॉरेन पॉलिसी कह रही है नॉन इंटरफेरेंस, नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर। ये है तो आप इस पावरफुल कंट्री के द्वारा ये जो चीज़ें की जा सकती थी कि वो हो सकता है म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस को फॉलो ना करे, वो अपने आप को असर्ट करे, तो उसकी असर्टिव टेंडेंसीज, उसके असर्टिव कैरेक्टर पे अंकुश लगाने का एक आधार बन सकती है आपकी फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि उसकी असर्टिव टेंडेंसी आपकी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। और आपने इराक में ये देखा यूएसए के द्वारा इन्वेजन, आपने अफ़गानिस्तान में ये देखा यूएसए की इन्वेजन, ये दो लाइव बड़े केसेस हैं। तो अफ़गान एंड इराक, तो जब कोई कंट्री असर्टिव होती है, इंटरवीन करती है आपकी कंट्री में, तो यू कैन ऑब्जर्व द रूइन ऑफ इराक एंड द अफ़गान आपके सामने है। तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ये महत्वपूर्ण है। जब इतने बड़े मुल्क एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच आपको एग्जिस्ट करना है, और वो भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के साथ। इंडिपेंडेंट कैरेक्टर आपको चाहिए, और ऐसे में आपको ग्रोथ भी करनी है अपने वैल्यूज़ के साथ, अपने कस्टम कल्चर मैनर के साथ, अपने डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ। तो इस इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के साथ रह पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सी लैटिन अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड कंट्रीज़ जिनको अमेरिका ने डिस्टॉर्ट कर दिया उस समय में, बहुत सी कंट्रीज़ हैं, चाहे ब्राज़ील की बात कर लें, चाहे अर्जेंटीना की बात करें, चाहे क्यूबा की बात करें, इसमें यूएसएसआर का भी बहुत बड़ा रोल था। फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात करें, उसमें ख़ास तौर पर इंडो चाइना, जिसमें कि वियतनाम एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ईस्ट एशिया में कोरियन पेनिनसुला, जिसमें कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया डिस्प्यूट सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कैसे एग्जिस्ट करते हैं बड़े मुल्कों के बीच अपने वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपनी कंट्री के, अपनी स्टेट का जो कैरेक्टर आपने अपनाया है उस कैरेक्टर को कैसे आप इंटैक्ट रख पाते हैं। ये निर्भर करता है कि आपने फॉरेन पॉलिसी किस तरह की अपनाई है, वो कितनी सफल हुई है, उसे कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं दूसरे मुल्क, वो तो एक चलिए अलग विषय, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन मुद्दा आपने किस विजन के साथ, किस आइडियोलॉजी के साथ ये किया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर इसका और उदाहरण ले लेते हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल बन जाते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए इंडिया की अगर हम बात करें, तो एक चीज़ आप मान करके चलिए, आज के दौर में या किसी भी दौर में सेल्फ सफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी, कहीं कहीं पर लिखा होगा कि सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, इसकी वजह से फॉरेन पॉलिसीज़, फॉरेन रिलेशंस होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ सफिशिएंसी अचीव होती है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप सेल्फ रिलायंट होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सेल्फ रिलायंस होने में, सेल्फ रिलायंट होने में, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने में कोई इशू भी नहीं है, कोई हर्डल भी नहीं है, ये हो जाता है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर देखें कि इसमें भी फॉरेन पॉलिसी का एक रोल है कि सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लें। अगर आप मान लीजिए एक वर्ग कह रहा है कि सेल्फ सफिशिएंसी कभी भी अचीव नहीं होती, हम एक से दूसरे मुल्क पर निर्भर रहते हैं, इसकी वजह से फॉरेन पॉलिसीज़ हमें बनानी पड़ती हैं क्योंकि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस इस्टेब्लिश करने होते हैं। मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमने इसलिए ही करने होते हैं क्योंकि एक सेल्फ डेफिशिएंसी होती है। मैं कहता हूँ कि सेल्फ सफिशिएंसी भी है तो भी रिलेशंस इस्टेब्लिश ही करने पड़ेंगे
उसका उदाहरण अब हम समझते हैं। जैसे इंडिया की बात कर लेते हैं। अगर हम इंडिया के केस की बात करें तो 1967 तक फूड ग्रेन्स का उदाहरण अगर हम लें तो इंडिया डेफिशिएंट में था, डेफिसिट में चलता था फूड ग्रेन्स के मामले में। तो इसे फूड ग्रेन की बहुत सी ज़रूरत थी और उस समय में यूएसए के पास ये फूड ग्रेन के पास गया भी था और PL482 नाम की एड इंडिया को मिला करती थी। तो ये कंडीशन हुई। लेकिन बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे वियतनाम वॉर के ऊपर इंडिया खुल करके आया, मुखर होकर के आया। ये मैं लेक्चर के आगे के भाग में बताऊंगा सब कुछ बहुत डिटेल में। मतलब दिल खुश ना कर दिया आपका तो यार चैनल देखना छोड़ना। ये वादा है आपसे कि दिल खुश हो जाएगा लेक्चर के माध्यम से, सारे कंसेप्ट क्लियर। तो फूड ग्रेन के मामले में इंडिया डेफिसिट चल रहा था उस दौर में, लेकिन फिर इंडिया ने इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1962-63 में शुरू किए हुए थे एज अ पायलट प्रोजेक्ट। उसके बाद 1966-67 मैक्सिकन व्हीट वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ किए और ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन के मामले में। अब जब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, उसे किसी बाहरी मुल्क से फूड ग्रेन मंगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। ऐसे में जब इंडिया अब उस फूड ग्रेन को सरप्लस प्रोड्यूस करेगा, तब भी तो इंडिया को ज़रूरत है विदेशी संबंध बनाने की। जब आप किसी चीज़ में डेफिशिएंट हैं, तब भी आपको विदेशी संबंधों की ज़रूरत है। जब आप किसी चीज़ में सफिशिएंट हैं, तब भी आपको विदेशी संबंधों की ज़रूरत है। डेफिशिएंट के केस में आपको वो चीज़ें चाहिए तो आप उनका आयात करेंगे, सफिशिएंट के मामले में आपको वो चीज़ें निर्यात करनी है, क्योंकि आपको उस सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए ऐसी बहुत सी विदेशी चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ा होगा, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गए, या जैसे मशीन्स हो गई, या कोई टेक्नोलॉजी हो गई। उन्हें पे बैक करने के लिए व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग सरप्लस, तो यू आर गिविंग दैट सरप्लस इन ल्यू ऑफ दोज डिमांड्स जो आप उनसे क्रिएट कर रहे थे। तो ऑलवेज एक रिलेशन बना रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे डेफिशिएंसी है चाहे सफिशिएंसी है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। चाहे आप कम पैदा कर रहे हैं तो इम्पोर्ट है, और अगर अधिक कर रहे हैं तो फिर एक्सपोर्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इस तरह से एक आर्थिक संबंध हमारे स्थापित रहते हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं होते रिलेशन कल्चरल हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक हैं, स्ट्रेटजिकल हैं। ये हर तरह के रिलेशन हैं। बेसिस क्या है? संबंध अच्छे बने रहने चाहिए। उसके लिए हम हर तरह की अप्रोच का यूज़ करते हैं, और ये अप्रोच जो हम यूज़ करते हैं ये हमारी उन स्ट्रेटजीज़ को सफल बनाने में यूज़ करते हैं जो स्ट्रेटजीज़ हमने चूज़ की हैं। किसके लिए? तो हम कुछ इंटरनल स्ट्रेटजीज़ चूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ आर नेशनल इंटरेस्ट, और उन्हीं इंटरनल स्ट्रेटजीज़ को हम डिफरेंट अप्रोचेस के माध्यम से एप्लीकेबल बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और जब हम उन्हें एप्लीकेबल बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो जिस अप्रोच के माध्यम से हम उसे एप्लीकेबल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ये अप्रोच ओवरऑल डिफाइन होती है एक टर्म में, और दैट इज़ द डिप्लोमेसी। और उसके लिए डिप्लोमेट्स होते हैं। वो डिप्लोमेट्स ऑल द टाइम उन कंट्रीज़ में अपॉइंटेड रहते हैं जिनके साथ हमारे संबंध है, और वो इस बात को ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एरियाज़ को कि किस किस वे में हमारी जो भी इंटरनल स्ट्रेटजीज़ हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो इंटरनल स्ट्रेटजीज़ हमने चूज़ की हैं, उन्हें कितने बेहतर तरीके से इस मुल्क में हम लागू करा सकते हैं, या इस एक कंट्री के साथ कितने बेटर एवेन्यूज़ एक्सप्लोर हो सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं उन इंटरनल स्ट्रेटजीज़ को, और क्या क्या प्रॉस्पेक्ट हैं हमारे सामने। ये कंटिन्यूसली उस पर वर्क करते ही रहते हैं। इसलिए डिप्लोमेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए डिप्लोमेसी महत्वपूर्ण हो जाती है फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से। बार बार आप फॉरेन डिप्लोमेट्स का जिक्र सुनते रहते होंगे। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के तहत आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो अब मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि